नमस्कार, मैं डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, टीएनवी कॉलेज भागलपुर। आज से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू को हम लोग देखेंगे। मध्यकालीन भारत में मुगल काल बहुत महत्वपूर्ण काल माना जाता है। मुगल काल में 6 मुगल बादशाह का शासन रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। क्रम से प्रत्येक लेक्चर में मैं एक एक मुगल बादशाह को एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं मुगल वंश के संस्थापक बाबर के बारे में। बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर भारतीय इतिहास में जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाबर के बारे में जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है बाबर की आत्मकथा, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसको हम लोग तुज़के बाबरी के नाम से जानते हैं। तुज़के बाबरी से हमें भारत के तत्कालीन राजनीतिक दशा, भारतीयों के जीवन स्तर, भारतीय पशु पक्षियों एवं फलों फूलों का विस्तृत वर्णन मिलता है। तुज़के बाबरी बाबर के द्वारा खुद की लिखी गई तुर्की भाषा में आत्मकथा है। बाद में हम देखते हैं कि बाबर की आत्मकथा का अनुवाद खाना ने तुज़के बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किया और बैबरीज ने भी अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया, जो हम लोग के बीच में सुलभ है। बैबरीज के द्वारा अनुवादित बाबरनामा को हम देख सकते हैं। यह हमारे पास भी उपलब्ध है। इसे पढ़ने का हमें मौका मिला है। लेनपुल ने भी बाबर पर महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, रूलर्स ऑफ इंडिया। उसकी श्रृंखला है जिसमें हम बाबर को देखते हैं। मुगल भारत पर अलीगढ़ हिस्टोरिकल सोसाइटी के द्वारा बहुत सारा काम हुआ है। उसमें देखते हैं सैयद अतहर अब्बास रिजवी साहब ने बाबर पर अच्छा खासा काम किया। मुगलकालीन भारत में उन्होंने बाबर पर काफी 1871 ईस्वी में बाबरनामा का फ्रेंच भाषा में भी अनुवाद हुआ है। इस तरह से बाबरनामा का बहुत सारे भाषा में अनुवाद हुआ, जिससे हमें बाबर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बाबर का पीरियड कब से कब तक था। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर बाबर के आक्रमण के उद्देश्य क्या थे, उसके पहले थोड़ा सा हम लोग बाबर के बायोग्राफी को जानेंगे, उसके जीवन वृत्त को समझने का प्रयास करेंगे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। फरगना के उस स्थान का नाम मावरा उन्नहर, जिसको अभी हम ट्रांस ऑक्सियाना के नाम से जानते हैं, वहीं पर बाबर का जन्म हुआ था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और उसकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। उमर शेख मिर्जा के बारे में जहां तक जानने का सवाल है, तो उमर शेख मिर्जा फरगना की जागीर का एक मालिक था और बहुत ही कम उम्र की स्थिति में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो जाती है। बाबर की उम्र उस समय लगभग 11 वर्ष रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि बाबर 11 वर्ष के अल्पायु में गद्दी पर बैठा और उससे खतरा भी था। उस समय जो सेंट्रल एशिया की स्थिति थी, आप कह सकते हैं कि फरगना और समरकंद उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी थे। इन दोनों जगहों पर बाबर की बहुत मजबूत स्थिति नहीं थी और उसे सफवी और उस्मानी शासन से भय था। वो तो हम कह सकते हैं कि बाबर की दादी
बाबर की दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था और वह बाबर की प्रारंभिक संरक्षिका भी थी। तो एहसान दौलत बेगम ने बाबर को प्रारंभिक आक्रमणों से बचाया और उसके एक मजबूत संरक्षिका एवं सहायिका के रूप में बाबर को उसने मदद भी की। तो हम देखते हैं कि राजनीति में मुगल औरतों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर गद्दी पर बैठा 1494 ईस्वी में। वह फरगना का शासक बना। 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर फरगना का शासक बना, लेकिन उसे उज्बेगों से बहुत ज्यादा खतरा था। सैवानी खां उज्बेग ने 2 बार बाबर को पराजित कर सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। तो हम देखते हैं कि बाबर का पैतृक जगह फरगना में उसकी स्थिति मजबूत नहीं है। फिर 1197 ईस्वी में बाबर समरकंद का शासक बनता है, जो उसके पूर्वज तैमूर की राजधानी थी। कमोबेश हम कह सकते हैं कि समरकंद और फरगना में बाबर की मजबूत स्थिति नहीं थी। आप पढ़ेंगे, मिर्जा हैदर की किताब है तारीख रसीदी में मध्य एशिया के राजनीति पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया है कि किस तरह से बाबर को उसके पैतृक स्थान से अपदस्थ कर दिया गया। इसी क्रम में हम देखते हैं कि बाबर 1504 ईस्वी में बाबर काबुल पर अधिकार कर लेता है और 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण की। पादशाह एक फारसी शब्द है, पाद प्लस शाह, इसका अर्थ होता है, पाद का अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा, शाह का अर्थ होता है मालिक। पादशाह बिल्कुल बाद में जाकर पादशाह का ही अपभ्रंश रूप बादशाह कहलाया। बाबर को समझने के लिए हमें पहले उसके वंश को भी समझना पड़ेगा। बाबर अपने पितृ पक्ष की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। तैमूर लंग जो एक मंगोल आक्रमणकारी था और उसने फिरोज तुगलक के समय में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था और जमकर 1399-1400 में दिल्ली को उसने जम के लूटा। दूसरी ओर बाबर अपने मातृ पक्ष में चंगेज खां का 14वां वंशज था। बाबर की मां चंगेज खां के कालांतर में उत्तराधिकारी यूनुस खां की पुत्री थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाबर के रक्त में मंगोल प्लस तुर्क दोनों ही खून मिश्रित थे। मंगोल और तुर्क दोनों मिलकर मुगल कहलाए। हम देख सकते हैं कि मुगल शब्द की उत्पत्ति मंगोल से हुआ है और मुगल शासक अपने को तैमूरी कहते हैं, अर्थात तैमूर, वे अपने आप को तैमूर का वंशज मानते हैं। अगर बाबर के हम लोग ये नस्ल पे जाएं तो बाबर ने एक नवीन राजवंश की नींव डाली, यानी कि तुर्की नस्ल का चगताई राजवंश, चगताई वंश अर्थात चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर चगताई की नींव पड़ी। तो इस प्रकार बाबर तुर्की नस्ल के चगताई राजवंश से था और उसमें तुर्क प्लस मंगोल दोनों का खून था, इसलिए सभी मुगल बादशाह मंगोल उत्पत्ति के कारण मुगल कहलाए। बाबर सर्वप्रथम पहला इस कड़ी में शासक हुआ जिसने सुल्तान की परंपरागत उपाधि का उसने परित्याग कर दिया और अपने आप को बादशाह घोषित किया। बाबर से जितने भी पहले वाले उसके पूर्वज थे सब अपने आप को सुल्तान मानते थे और मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। यहाँ तक कि बाबर के पिता की भी उपाधि मिर्जा उमर शेख था। तो बाबर ने इस उपाधि का परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो उसका पैतृक स्थान था समरकंद और फरगना, वहां पर बाबर की मजबूत स्थिति नहीं थी। उसके सामने जीने और मरने का प्रश्न था और इसी कारण बाबर
बार बार भारत पर आक्रमण करने की ओर अग्रसर हुआ। हम देख सकते हैं पानीपत की लड़ाई जो 1526 ईस्वी में हुई, वह बाबर का भारत पर कोई पहला अभियान नहीं था। पानीपत से पूर्व बाबर ने भारत पर बार बार आक्रमण किए, 4 बार आक्रमण किए, और बाबर का प्रथम आक्रमण 1517 ईस्वी में संभवतः हुआ। मेरी जानकारी में उसी आक्रमण में उसने शायद भेरा के किले को जीता था। और पानीपत से पूर्व जितने भी उसके आक्रमण हुए बाबर के, सभी असफल आक्रमण हुए, उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन उसकी जो स्थिति मध्य एशिया के राजनीति में थी, वह बार बार अपने जगह को छोड़ने के लिए मजबूर हुआ और भारत पर आक्रमण करने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि उसके सामने जीने मरने का प्रश्न था। इसीलिए बाबर बार बार भारत पर चढ़ाई करता है और उसको सफलता 5वीं बार में मिली पानीपत के युद्ध में। भारत में बाबर के समय, पहले हम लोग समझेंगे कि भारत की क्या राजनीतिक स्थिति थी उस समय। हम लोग भारत में अगर उसका पॉलिटिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो पता चलता है कि बाबर के समय में भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, कश्मीर, मेवाड़, दिल्ली, खानदेश, विजयनगर और विच्छिन्न बहमनी साम्राज्य रियासतें आदि अनेक स्वतंत्र राज्य थे। बाबर अपने आत्मकथा बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासक का जिक्र करता है, जिसमें हम देखते हैं कि बंगाल में नुसरत शाह, आगरा या दिल्ली में इब्राहिम लोदी, मालवा में ये महमूद दूतिया, और गुजरात में महमूद शाह द्वितीय और बहमनी साम्राज्य के अलावे 2 हिंदू राज्य का उल्लेख मिलता है। बाबरनामा के 2 हिंदू शासकों में देखते हैं कि मेवाड़, जहां राणा सांगा का शासन था, और विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे और बाबर के अनुसार कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो ये भारत की राजनीतिक स्थिति थी बाबर के आक्रमण के समय में। अब इस बात को समझना होगा कि बाबर ने भारत पर क्यों आक्रमण किया। बाबर क्या स्वतः भारत आया था या भारत पर उसके आने के मुख्य कारण क्या थे। हमें जानकर यह हैरत होती है कि बाबर भारत पर स्वयं आया नहीं था, बल्कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा गया था भारत के शासकों के द्वारा। उन्हें यह लगता था कि बाबर भी महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम की तरह आएगा, भारत को लूटपाट करके चला जाएगा, फिर हम लोग अपने स्वतंत्र सत्ता की स्थापना भारत में करेंगे। इसमें बाबर को न्योता देने वालों में हिंदू शासक भी थे, मुस्लिम शासक भी थे। अगर हम सबसे पहले मुस्लिम शासक की चर्चा करते हैं तो बाबर को भारत में आने का निमंत्रण पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोदी ने दिया था और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम लोदी ने भी बाबर को आक्रमण के लिए निमंत्रण भेजा, क्योंकि वह अपने भतीजे से नाखुश था। बजाबते दौलत खां लोदी ने अपने पुत्र मोहम्मद लोदी को भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को लिवा लाने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा। आश्चर्य की बात है कि बाबर को निमंत्रण का बुलावा देकर भारत पर आक्रमण करवाया गया। राजपूत शासकों में राणा सांगा के द्वारा भी बाबर को निमंत्रण भेजे जाने का उल्लेख स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा में किया है, लेकिन इस बात की पुष्टि बाबरनामा के अलावे अन्य किसी स्रोत से हमें नहीं मिलती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए न्योता भेजा गया यहाँ के शासकों के द्वारा कि बाबर आएगा, लूटपाट करके चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चूंकि बाबर के सामने स्वयं जीने और मरने का प्रश्न था, इसीलिए
वह लूटपाट करने नहीं आया था, बल्कि हिंदुस्तान के जमीन में वह मुगलों के राजवंश की नींव डालने के लिए आया था। बाबर के द्वारा भारत पर 4 सफल अभियान हुए और सबों में बाबर को सफलता मिली। अगर हम बाबर के युद्धों को देखेंगे तो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक बाबर का भारत पर 4 सफल अभियान हुआ। मैं अपने छात्रों को एक ट्रिक के माध्यम से कुछ बताना चाह रहा हूं। जैसे अगर बाबर के आक्रमणों को याद रखना है तो आपको ये चीज आप अगर याद रखते हैं, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। अर्थात 26 में पानी पिया अर्थात 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, 27 में खाना खाया अर्थात 1527 में खानवा का युद्ध, 28 में चल दिया अर्थात 28 में चंदेरी का युद्ध और 29 में घर गया अर्थात 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध और 30 में मर गया अर्थात 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया, तो क्रम से पानीपत, खांडवा, घाघरा और चंदेरी का युद्ध बाबर ने लड़ा और उसे सफलता मिली। सबसे पहले बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों में अगर हम चर्चा करेंगे तो वह पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था और बाबर का प्रमुख प्रतिद्वंदी दिल्ली सल्तनत के आखिरी वंश लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी से बाबर की महत्वपूर्ण लड़ाई हुई और बाबर ने अपने तोप और बारूद की धमक से दिल्ली सल्तनत को हिलाकर रख दिया और उसके अवशेष पर मुगल राजवंश की नींव डाली। इब्राहिम लोदी को हराना कोई मामूली बात नहीं थी। उस समय के अगर सिनेरियो को समझेंगे तो अनुमानतः इब्राहिम लोदी की सेना लाखों की संख्या में थी और बाबर के पास मुश्किल से 8 या 10 हजार ही सैनिक थे। फिर भी इस युद्ध में बाबर को सफलता मिली। इसके कारणों को समझने की जरूरत है, क्योंकि बाबर के विजय का मुख्य कारण था उसका तोपखाना एवं बाबर का कुशल सेनापतित्व। उसने बड़े मजबूती के साथ इस युद्ध का नेतृत्व किया, क्योंकि इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बाबर की सेना का संख्या कुछ नहीं था। उनका अनुपात 1:10 या 12 था और फिर भी बाबर को सफलता मिली, चूंकि इब्राहिम लोदी की सेना फिरकों पर आधारित थी। छोटी छोटी सैन्य टुकड़ियां थी, उसमें एकता नहीं था। दूसरी बात, इब्राहिम लोदी के जितने भी सरदार थे, जिसमें प्रमुखतः अफगान, वो खुद इब्राहिम लोदी से नाराज चल रहे थे और इब्राहिम लोदी से नाराज होकर उसने बाबर को भारत पर न्योता भेजा था और युद्ध के समय बाबर को उसने अप्रत्यक्ष रूप से मदद भी किया। कारण जानना चाहेंगे हम कि इब्राहिम लोदी से पहले जितने भी लोदी सरदार हुए, चाहे बहलोल लोदी उसके पितामह या उसके पिता सिकंदर लोदी, इन लोगों ने अपने अमीर सरदारों के साथ बराबरी का व्यवहार किया था। बहलोल लोदी ने लोदी राजा सिद्धांत में हके बिरादरी की बात कही थी, जिसको बाद में शेरशाह ने भी अडॉप्ट किया। हके बिरादरी का अर्थ होता है कि समकक्षों में प्रथम, फर्स्ट अमॉन्ग्स इक्वल्स, मतलब कि हम अमीर हैं, आपने हमको चुना है, आपने मुझे शासक माना है, लेकिन हम आपके बराबर हैं। बहलोल लोदी कभी भी राजसिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि अपने अमीर सरदारों के बीच वह नीचे जमीन पर बैठा करता था। वहीं पर उसकी बैठकें चलती थी, मजलिस चलती थी। तो अफगान उससे बड़े खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें बराबरी का दर्जा मिला था। लेकिन अपने पिता और पितामह के सिद्धांतों को बहलोल लोदी ने तिलांजलि दे दी। उसने अपने आप को सुल्तान के अनुरूप व्यवहार किया, जिससे उसके अधीनस्थ सारे अमीर अफगान नाराज हो गए और उसके खिलाफ हो गए। दूसरी बात, 1526 आते आते दिल्ली सल्तनत मोटे तौर पर दिल्ली, अरावली की पहाड़ी
तक ही सीमित रह गई थी। इसीलिए दिल्ली सल्तनत की जो भी सेना थी वह दूसरों की उधार ली गई सेना थी, वह फिरकों पर आधारित थी, उनमें एकता का अभाव था। और बाबर की सेना संगठित सेना थी, बार बार असफल सेना थी, उसके सामने जीवन मरण का प्रश्न है। पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो लड़ी गई थी, उस युद्ध में बाबर ने उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगमा युद्ध पद्धति को अपनाया। और बाबर ने, जैसा कि हम जानते हैं कि इस युद्ध में तोप और बारूद का प्रयोग किया था, तो तोपों को सजाने में उसने उस्मानी विधि का प्रयोग किया था, जिसे हम रूमी विधि भी कहते हैं। पहले समझेंगे कि रूमी विधि क्या है। दो गाड़ियों के बीच व्यवस्थित जगह को छोड़कर उसमें तोप रखकर चलाने की जो उस्मानी विधि थी, उसे ही रूमी विधि कहा जाता है। क्योंकि बाबर ने इस विधि को उस्मानियों से सीखा था, इसीलिए इसे उस्मानी विधि कहा गया। इस विधि को उस्मानी विधि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका सर्वप्रथम प्रयोग उस्मानियों ने सफवी शासक शाह इस्माइल के विरुद्ध खिलाफ युद्ध में किया था। और बाबर ने जो तुलगामी युद्ध नीति सीखी थी वह उसने उज़्बेकों से ग्रहण की थी। दूसरी बात, हम जानते हैं कि बाबर की सेना में कुशल तोपची थे। बाबर के तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा खां जैसे महत्वपूर्ण योग्य दो तुर्की अधिकारी कर रहे थे। यह एक कुशल तोपची था। और इस युद्ध पद्धति में बाबर ने सफलता पाई। तुलगमा विधि को समझने का सबसे पहले हम लोग एक प्रयास करते हैं कि इब्राहिम लोदी की सेना चूंकि लाखों की संख्या में थी, वह 2-3 पंक्ति में कतारबद्ध हुई। प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति, तृतीय पंक्ति में कतारबद्ध होती है। लेकिन बाबर के पास तो मुश्किल से 10 से 12,000 की आर्मी थी। उस आर्मी को वह उस लोदी के सेना के विरुद्ध आखिर सजाता कैसे? आखिर उसने अपने सेना को 8 भागों में बांटकर अर्धचंद्राकार शेप में सजा दिया। गोलाकार अर्धचंद्राकार शेप में उसकी 8 टुकड़ियां खड़ी हो गई। और उसके सामने का जो प्रथम पंक्ति था, वहां पर बाबर अपने तोप को सजवा देता है और तोप के बीच में उसके तीरंदाज सैनिक खड़े हो जाते हैं। जब यह युद्ध प्रारंभ होता है तो सबसे पहले बाबर के तीरंदाज सेना ने इब्राहिम लोदी के प्रथम पंक्ति में खड़ी उसकी हाथी सेना में खड़े हाथियों के आंख को बेध दिया। तीरंदाजों ने जैसे ही हाथियों के आंख को बेधा, उसके तोपची ने तोप से गोले दाग कर उसके हाथियों को घायल कर दिया। जो ही इब्राहिम लोदी का हाथी घायल होता है, वह विपरीत दिशा में दौड़ना शुरू कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि प्रथम पंक्ति का हाथी बिगड़ा और उसने पीछे पलटकर दौड़ना शुरू किया, जिससे इब्राहिम लोदी के सेना कुचल कर मारे गए। प्रथम पंक्ति के हाथी के भड़कने के बाद द्वितीय पंक्ति का भी हाथी भड़क गया, उसने अपने पीछे के सैनिक को कुचल डाला। फिर तृतीय पंक्ति के हाथी ने बचे हुए सैनिकों को कुचल डाला। इस बीच बाबर ने जो अपने सैनिकों को सजाया था, वो अर्धचंद्राकार सैनिक धीरे धीरे पूर्ण चंद्राकार रूप में ले लिया और इब्राहिम लोदी की सेना को पूरे चंद्राकार के बीच में उसने घेर कर खुलेआम कत्ल मचाया। और मुश्किल से पानीपत का युद्ध 3 से 4 घंटे का युद्ध था। 9 बजे के आसपास यह युद्ध शुरू हुआ। 12 बजे तक जीत बाबर के हाथ में रही। चूंकि तुझके बाबरी में बाबर जिक्र करता है कि जिस समय मुझे पानीपत के युद्ध में सफलता मिली, सूर्य महाराज मेरे सर पर थे। अर्थात 12 बजते बजते यह युद्ध समाप्त हो गया। लोदी की सेना गाजर मूली की तरह काटे गए, बाबर को सफलता मिली। बाबर अपनी जीत का श्रेय अपनी तीरंदाज सेना को देते हैं और उसने तोप का
भारत के इतिहास में पहली बार सफल और बखूबी प्रयोग किया। गन पाउडर प्रयोग में लाया गया और इस तरह से पानीपत के युद्ध में लोदियों के खिलाफ बाबर को सफलता मिली। इब्राहिम लोदी युद्ध मैदान से भागते हुए मारा गया। पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब फिर हमारे लिए नहीं। बाबरनामा में लिखता है कि अब हमें काबुल जाने की जरूरत नहीं है, फरगना समरकंद जाने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार बाबर ने भारत पर मुगलों की नींव डाली। हम कह सकते हैं कि अभी पानीपत युद्ध के बाद बाबर ने अभी महत्वपूर्ण सफलता नहीं पाई थी। इब्राहिम लोदी के खिलाफ तो उसे मामूली सफलता मिली कि उसे दिल्ली सल्तनत के राख पर पैर रखने का जगह मिला। अभी तो उसे मुगलों के नींव को अस्थायित्व प्रदान करने के लिए बड़े बड़े महत्वपूर्ण युद्ध लड़ने थे। भारत में अफगान अभी भी मृत प्राय नहीं हुए थे पानीपत युद्ध के बाद। वो भी इस फिराक में थे कि कब बाबर कमजोर पड़े और हम मुगलों का समूल नाश कर दें। पानीपत के युद्ध में लोदियों के पराजय के मुख्य कारण को अगर हम लोग समझना चाहेंगे, सबसे पहले इब्राहिम लोदी की सेना में एकता का अभाव था। दूसरा हमारे भारतीय जो भी तत्कालीन शासक थे उनमें एकता का अभाव था। इब्राहिम लोदी का अकुशल सेनापतित्व था। अफगान सरदार उससे क्षुब्ध थे तो क्षुब्धता भी बड़ी कारण बनी। तो हम कह सकते हैं कि पानीपत के युद्ध ने भारत के भाग्य का नहीं बल्कि लोदियों के भाग्य का निर्णय किया। इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने अपने काबुल के प्रत्येक नागरिक को 2-2 चांदी का सिक्का दिया और अपनी उदारता के कारण बाबर को इतिहास में कलंदर के नाम से भी कहा गया। लेकिन पानीपत का युद्ध बहुत निर्णायक युद्ध नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी बाबर को हिंदुस्तान में बड़े महत्वपूर्ण सब युद्ध लड़ने थे। अभी उत्तर भारत में राजपूत शक्ति प्रबल थी और खुद बाबर ने बाबरनामा में स्वयं कहा है अभी 1-2 नहीं सैकड़ों दुश्मन है, तब जाकर हिंदुस्तान के संप्रभु होने की बात सोची जा सकती है। यह सफलता खुशी मनाने की सफलता नहीं है। और बाबर मोटे तौर पर राजपूत शक्ति के विरुद्ध उसे लड़ने के लिए लोदियों का बचा खुचा सैनिक, उसका खजाना, धन इत्यादि मिला और उसी संगठित सैनिकों के सहारे वह पुनः राजपूतों से युद्ध करना चाहता था, जो अगले वर्ष पानीपत के 1526 ईस्वी के बाद 1527 ईस्वी में बाबर को महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा था, जो एक महत्वपूर्ण राजपूत शक्ति थी। खानवा की लड़ाई कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, चूंकि राणा सांगा एक मजबूत शासक के रूप में उत्तर भारत में उभरा था। हम देख सकते हैं कि राणा सांगा को हिस्ट्री ऑफ राजपूताना में लिबरेटर ऑफ राजपूताना का मुक्तिदाता कहा गया है और उसके झंडे तलों 1-2 नहीं लगभग 150 राजपूत राजे उठ खड़े हुए थे, जिनसे बाबर को टक्कर लेना था। दूसरी बात, खानवा युद्ध के कारण को अगर हम समझना चाहेंगे तो राजपूतों के विरुद्ध बाबर द्वारा लड़े गए खानवा के युद्ध का मुख्य कारण बाबर का भारत में रहने का निश्चय था। जैसा कि राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने सोचा था कि भारत पर आक्रमण करेगा बाबर और लूटपाट कर चला जाएगा, वैसा नहीं हुआ। राणा सांगा के भी मंसूबों पर पानी फिरा। आगरा से 40 मील दूर खानवा नामक स्थान पर 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की ओर से केवल राजपूत ही नहीं बल्कि बाबर के विरोधी हसन खां मेवाती, महमूद लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां और राजपूत शासक मेदिनी राय ने भाग लिया। तो हम देख सकते हैं कि प्रोफेसर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने बाबर और राणा सांगा की सेना का अनुपात संभवतः 1:12 बताया है कि अभी भी राणा सांगा के पास भी लाखों की संख्या में सैनिक है और बाबर के सामने हजारों की संख्या में सैनिक है। बाबर के सामने अभी भी मुश्किल से वही 12-15 हजार सैनिकों की संख्या थी, जिसके बूते पर बाबर को यह खानवा का युद्ध जीतना था।
और दूसरी बात, राजपूतों के नाम से मुगल डर रहे थे, वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि राजपूत शक्ति बहुत मजबूत शक्ति है, वो लड़ते लड़ते अपनी जान दे देंगे परंतु अपनी हार नहीं मानेंगे। बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा दिया, जिहाद का प्रयोग किया गया। जिहाद का अर्थ होता है इस्लाम की रक्षा के लिए लड़ा गया धर्म युद्ध। जिहाद के नाम पर उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट किया, उसने अपने सैनिकों को खुश रखा। बाबर ने अपने मुसलमान सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उस पर लगने वाला तमगा कर को समाप्त कर दिया। और इस प्रकार उसने, दूसरी बात, बाबर ने बड़े सेंटिमेंटल ढंग से अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। उसने बड़ी ही चालाकी से पानीपत के युद्ध में जितना मुगलों ने नरसंहार किया हुआ, उन कटे हुए नरमुंड को एकत्रित करवाया है। और उस एकत्रित नरमुंड का उसने एक बड़ा विशाल टीला बनवाया, उसको एक आसन का रूप दिया और उस पर चढ़कर उसने अपने सैनिकों को संबोधित करना शुरू किया। हालांकि इस तरह के नरमुंड के टीले का जिक्र बहुत सारे इतिहासकारों ने चंदेरी के युद्ध के बाद किया है, लेकिन खानवा के युद्ध में बाबर ने इसी मनोवैज्ञानिक ढंग से अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया है। उसने उस नरमुंड के टीले पर चढ़कर संबोधित किया अपने सैनिकों को कि किससे डरते हो, इन काफिरों से जिनको हमने पानीपत के युद्ध में गाजर मूली की तरह काटा है, इनसे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, अगर तुम्हें विजयश्री मिली तो हिंदुस्तान में इतने धन है कि तुम्हारी 7 पुश्तें आबाद हो जाएगी, तुम राज करोगे। और अगर हमें ये जिहाद के लिए, जो धर्म युद्ध हम इस्लाम को फैलाने के लिए लड़ रहे हैं, अगर इसमें तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें जन्नत नसीब होगा, अल्लाह के रहम से ऊपर जाओगे। इस तरह उसने जिहाद के नाम पर अपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया और बड़े ही मजबूती के साथ उसने खानवा का युद्ध लड़ा। इस बार भी तीर राणा सांगा के आंख में लगी, युद्ध भूमि से भागा, पराजित हुआ और बाबर को खानवा के युद्ध में विजयश्री मिली। और बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी का अर्थ होता है योद्धा एवं धर्म प्रचारक दोनों। और इस तरह बाबर को खानवा युद्ध में सफलता मिलना एक निर्णायक मोड़ था भारतीय इतिहास में। अब बाबर का कोई महत्वपूर्ण दुश्मन नहीं बचा था हिंदुस्तान में जो इसका प्रतिरोध कर सके। इसलिए जैसा कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने कहा था कि अभी 1-2 नहीं सैकड़ों दुश्मन बचे हैं, तब जाकर हिंदुस्तान के संप्रभु के होने की बात सोची जा सकती है। और खानवा के युद्ध ने उसके इस वक्तव्य को बदल डाला। राजपूत भारी संख्या में मारे गए, उनका कत्लेआम हुआ और बाबर ने अंततः बाबरनामा में इस बात को उद्धृत किया है कि राजपूत मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। और खानवा का युद्ध उसने जिहाद के नाम पर लड़ा। बाबर के द्वारा लड़े गए तीसरे महत्वपूर्ण युद्ध में चंदेरी का युद्ध था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण हेतु मेदिनी राय पर चढ़ाई किया। मेदिनी राय इसमें पराजित हुआ। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने के लिए सहायक सिद्ध हुआ। और बाबर ने इस युद्ध में भी राजपूतों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। और युद्ध के पश्चात कहा जाता है कि राजपूतों के कटे सर की मीनार बनवाई थी। हालांकि चंदेरी के युद्ध के बाद चंदेरी की जो राजपूत स्त्रियां थी उसने जौहर व्रत को अंजाम दिया। चंदेरी की लड़ाई में भी बाबर को सफलता मिली। अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई बाबर के द्वारा 6 मई 1529 ईस्वी को लड़ी गई, यह घाघरा की लड़ाई थी। घाघरा की लड़ाई वस्तुतः हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के बाद जो बचे खुचे अफगान शक्ति थे, उनके संयुक्त सैन्य टुकड़ी को बाबर ने शिकस्त दी। हम कह सकते हैं कि बिहार और बंगाल की संयुक्त अफगान सेना थी जिसको घाघरा के युद्ध में बाबर ने परास्त किया।
अफगान सरदार ये नुसरत शाह, महमूद लोदी, बाबर के साथ युद्ध लड़ा और पराजित हुआ। अब बाबर का कोई हिंदुस्तान में दुश्मन नहीं बचा था। अब उसे हिंदुस्तान में पैर रखने के साथ साथ सोने के लिए भी जमीन मिल गई। बाबर का साम्राज्य अगर हम देखेंगे तो उसकी सीमा सिंधु से लेकर बिहार तक, हिमालय से लेकर ग्वालियर तक फैल गई। उत्तर भारत में बाबर के साम्राज्य में काबुल और कंधार भी सम्मिलित हुए। इस प्रकार एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक बाबर हुआ और बहुत अधिक दिन तक बाबर शासन नहीं कर सका। हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को आगरा में, जहां उसने नूरे अफगान बाग बनवाया था, जिसको हम लोग आधुनिक आराम बाग कहते हैं, उसमें बाबर को दफन किया गया। बाद में बाबर के कब्र को उखाड़कर काबुल में उसी के द्वारा चुने हुए स्थान पर दफनाया गया। कुछ इतिहासकार का मानना है कि बाबर की मृत्यु का कारण इब्राहिम लोदी की मां के द्वारा दिया गया जहर था, जो उसकी मां ने धोखे से बाबर को 20 दिन, परंतु इसमें बहुत अधिक सच्चाई नहीं थी। जहां तक यह पता है कि बाबर एक मशहूर शराबी था, अफीमची था। अत्यधिक मदिरा, पान, भांग और अफीम के सेवन के कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत पर बाबर ने अपने 4 महत्वपूर्ण अभियान के द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर अपने ग्रंथ तुझके बाबरी में भारत का विस्तृत वर्णन करता है। उसके काफी भाषा में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि अनुवाद हो चुके हैं। बाबरनामा में भारतीय को हिंदुस्तानी कहता है। और इतिहासकार एल्फिंस्टन लिखते हैं कि वास्तविक इतिहास का वह एशिया में पाया जाने वाला अकेला ग्रंथ था जिसको, जैसा हम कह सकते हैं, बाबर ने अपनी आंखों देखा हाल का वर्णन तुर्की भाषा में तुझके बाबरी में किया है। बाबरनामा में कहता है कि हिंदुस्तानियों ने मुझसे खुलकर दुश्मनी निभाई। संभवतः हिंदुस्तानियों के दिमाग में उसके पूर्वज तैमूर लंग के आक्रमण की स्मृति अब भी शेष थी। इसीलिए हिंदुस्तानियों ने हमें जमकर हमसे लड़ाइयाँ लड़ी। बाबर ने भारत को समृद्ध और वैभवशाली माना और इसी लोभ में उसने भारत पर आक्रमण भी किया था। भारतीय राजाओं का भी जिक्र बाबरनामा में करता है। बाबर ने वैभव, बल और समृद्धि, धन, ताकत में हिंदू साम्राज्य में सबसे अधिक श्रेष्ठ विजयनगर साम्राज्य को माना है। राजा कृष्णदेव राय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के शासक थे जो बाबर के समकालीन थे। मेवाड़ में वह राणा संगा के ताकत का जिक्र करता है कि किस प्रकार राजपूतों ने मुगलों का प्रतिरोध किया। अब हम बाबर के भारत में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखेंगे कि भारत में बाबर का क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि 4 वर्ष बाबर के युद्ध लड़ने में ही बीत गए। उसे बहुत दिनों तक शासक बनकर बहुत कुछ करने का मौका नहीं मिला। उसने हिंदुस्तान के रीति रिवाज, कस्टम, प्रशासन, इन सब में छेड़छाड़ की जरूरत नहीं समझी। बाबर को बाग लगाने का बड़ा शौक था, इसलिए उसने आगरा में ज्यामिति विधि से एक बाग लगवाया, नूरे अफगान, जिसे हम लोग आराम बाग कहते हैं। आराम बाग बाबर के द्वारा लगाया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण योगदान था, बाबर ने सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग किया था, जो कालांतर में चलता रहा। बाद में हम देखते हैं कि शेरशाह के समय में जाकर वह चेंज होता है, अकबर के समय में बदलता है। बाबर ने लेखन शैली का विकास किया। बाबर ने मुबियान नामक एक पद शैली का विकास किया। बाबर ने रिसाल ए उसज की रचना की थी, जिसे खते बाबरी कहा जाता है। यह बाबर के द्वारा लिखे गए खतों का संग्रह है। सैनिक संगठन प्रणाली में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। बाबर ने श्रेणी प्रणाली को जन्म दिया। श्रेणी प्रणाली में 50 सैनिकों की टुकड़ी होती थी और जो सैनिक संगठन में उसने इस चीज का प्रयोग किया। बाबर को बहुत अधिक स्थापत्य बनाने का समय नहीं मिला। बाबर के खाते में पानीपत में बनवाया गया एक मस्जिद आता है। 1530 में बाबर की मृत्यु होती है। अपने मरने के पूर्व बाबर ने अपने बड़े पुत्र हुमायूं से यह वचन लिया था कि वह अपने भाइयों से
अच्छा व्यवहार करे और साम्राज्य का बंटवारा सबों के बीच बराबर कर दे। जैसा कि मैं शुरू में ये इस बात का जिक्र करना भूल गया था कि बाबर के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा लड़का हुमायूं था। कमरान द्वितीय पुत्र था जो अति महत्वाकांक्षी था। हुमायूं ने अपने पिता के कथनानुसार उसे काबुल और कंधार दे दिया। तीसरे पुत्र के रूप में अस्करी था जिसे हुमायूं ने संभल दे दिया। और चौथे पुत्र बाबर के हिंदाल थे जिसे अलवर का राज मिला। इस प्रकार हुमायूं ने अपने पिता के वचन के अनुसार अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। बाबर की 2 पुत्री थी, एहसान दौलत बेगम और गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो हुमायूं नामा की रचयिता थी, अकबर की बुआ अकबर के काल में जाकर उसने अपने भाई की जीवनी लिखी जो तुझके हुमायूं नामा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और हुमायूं नामा का भी बहुत भाषा में अनुवाद हुआ। बाबर की सबसे बड़ी पुत्री खानजादा बेगम थी जो भाइयों के बीच में झगड़े को निपटाने में महत्वपूर्ण रूप से राजनीतिक भूमिका अदा की। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बाबर ने भारत में एक कुशल संगठित मुगल साम्राज्य को जन्म दिया और भारत में मुगलों की नींव डाली। इसलिए बाबर को हम मुगल वंश का संस्थापक कहते हैं। हालांकि अभी बाबर के मरने के बाद उसके सैकड़ों दुश्मन उठ खड़े हुए थे। बाबर के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं गद्दी पर बैठा। हालांकि जिस समय बाबर की मृत्यु हुई थी हुमायूं उस समय कंधार में था और लगभग उसे वापस आने में 4 दिन लगे। इस बीच हुमायूं के शक्ल के किसी व्यक्ति को गद्दी पे बिठा दिया गया था। बाद में हुमायूं के वापस आने के बाद उसकी ताजपोशी हुई। 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हुई थी। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं का ताजपोशी किया गया। तो आज के क्लास में हम लोग बाबर के महत्वपूर्ण पहलुओं को जाने। अगले क्लास में दोस्तों हम लोग हुमायूं को पढ़ेंगे जो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। नमस्कार।